अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हेपेटाइटिस बी पे है। कैसे फैलता है, कैसे डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर करूँगा। ये लेक्चर्स आपको बहुत से एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे फैल सकता है? ये ब्लड बॉर्न है। हेपेटाइटिस बी की खास बात यह है कि ये ब्लड बॉर्न बीमारी है, यानी कि द वायरस हैज टू एंटर द ब्लड। हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी एड ऑन हो सकता है। पहले से मरीज का बी का होना मस्ट है, उसके बगैर मरीज को हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। डी की बात थोड़ी देर में करते हैं। अब हेपेटाइटिस बी की बात दोबारा करते हैं कि ब्लड बॉर्न है, इसका मतलब क्या है, कैसे फैल सकता है? ब्लड प्रोडक्ट से। किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, जिससे ब्लड डोनर से लिया था, उसको अगर हेपेटाइटिस बी था तो जिसको ब्लड लगाया है उसको भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंजेक्शन लगाने से वो जो नीडल है, वो जो सिरिंज है, उससे एक मरीज को लगाई, दोबारा दूसरे मरीज को लगा दी तो वायरस फैल सकता है। नीडल स्टिक इंजरी से, मैं और आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी मरीज का आपने ब्लड लिया और वो कैप लगाते हुए गलती से वो सिरिंज जो है वो हमें खुद को इंजेक्ट हो गया ब्लड, तो हो सकता है। सर्जरी करते हुए ऐसा हो सकता है। टैटू मार्क से हो सकता है। टैटू सही साफ मशीन से ना लगाया जाए। स्किन पियर्सिंग होती है, कान में, नाक में लड़कियां चीजें जो रिंग्स वगैरह डलवाती है, पहनती है। अब तो खैर लड़के भी पहन लेते हैं। स्किन पियर्सिंग कैन, अगर वो हाइजीनिक तरीके से नहीं की गई, एक मरीज को पियर्स किया गया, उसको अगर वायरस था तो अगले पेशेंट में फैल जाएगा। और कैसे फैल सकता है हेपेटाइटिस? मदर टू द फीटस, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान अगर कोई मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाए तो जा सकता है। इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है, डेंटल प्रोसीजर्स के साथ फैल सकता है। तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है। अब देखिए मरीज कैसे प्रेजेंट करेगा। मलेज, थकावट होना, फटीग और मलेज, जिसम में ताकत नहीं है, जान नहीं है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। वायरस है तो सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डार्क यूरिन हो सकता है क्योंकि बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। पेल स्टूल्स, स्टूल का कलर लाइट येलो हो जाएगा। द पेशेंट्स कैन हैव जॉन्डिस। अगेन जॉन्डिस की वजह क्या है? बिलिरुबिन ज्यादा हो गया और एपेटाइट का कम होना, किसी भी वायरस की वजह से एपेटाइट कम हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जिसके साथ हमें शक होगा कि मरीज को कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं। दे कैन बी एक्यूट, क्योंकि जब क्रॉनिक सिम्टम्स में डेवलप हो जाएंगे तो फिर मरीज सिरोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल हाइपरटेंशन, इनके फीचर्स के साथ आ सकता है। वो क्या है? हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है, एसाइटिस, वेरिसेस एक्सेट्रा, पहले हम बात कर चुके हैं। ऑन एग्जामिनेशन हमें लिवर एनलार्ज है तो हमें वो पैल्पेट हो जाएगा, यानी हम उसे हाथ से फील कर लेंगे। लेटर स्टेजेस में स्प्लीन फील कर सकते हैं और जॉन्डिस हो सकता है। लिवर एनलार्ज मिलता है अर्ली डिजीज में, जिसका अभी लिवर श्रिंक नहीं हुआ,
जब सिरोसिस हो जाएगा तो मरीज़ का लिवर श्रिंक कर जाएगा। जब होता क्या है कि पहले लिवर है और स्प्लीन है, तो ये नॉर्मल साइज़ के होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में लिवर का साइज़ बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप लिवर श्रिंक करेगा और स्प्लीन का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो लिवर का साइज़ शुरू में बढ़ा हुआ होगा और स्प्लीन का साइज़ बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे स्प्लीन का साइज़ बढ़ता जाएगा, लिवर श्रिंक करता जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस की एंटीबॉडीज़ को समझना और एंटीजन को समझना। हेपेटाइटिस बी स्मॉल एस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होना एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है और इसी एंटीजन का मोर देन 6 मंथ्स पॉजिटिव रहना क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करता है। अब इसी एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन जाए तो ये अच्छी चीज है। मतलब पुरानी इन्फेक्शन है या मरीज ने अपने आप को वैक्सीनेशन करा ली थी, ये दो मतलब हैं हेपेटाइटिस बी के। अब आपने सरफेस एंटीजन को और सरफेस एंटीबॉडी के फर्क को समझ लिया है। अब है हेपेटाइटिस बी का स्मॉल ई एंटीजन होना। एंटीजन ई एंटीजन पॉजिटिव होने का मतलब है हाई इन्फेक्टिविटी होना। वो मरीज जिनमें हेपेटाइटिस बी और ई भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। और अगर एंटी हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडी है, दिस शोज पास्ट इन्फेक्शन, पहले कोई इन्फेक्शन हुई थी। तो आप नोट करेंगे इन्फेक्शन को दो एंटीबॉडीज शो कर रही हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और ई एंटीजन। एंटीबॉडी प्रीवियस इन्फेक्शन को शो कर रही है। और एक और चीज है, वो है हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन, जिसे कोर एंटीजन भी कहते हैं। कोर एंटीजन जो है ये डिटेक्ट नहीं होता। जो चीज डिटेक्ट होती है वो है एंटी एच बी कोर एंटीबॉडी, अगेन पास्ट इन्फेक्शन को शो करेगा। हम कंफर्म करने के लिए पीसीआर करते हैं। पीसीआर हमें दो तरह के चाहिए होते हैं। एक वो है जिसमें हम क्वांटिटी देख लें, एक ये है हम जिसमें क्वालिटी देख लें। क्वांटिटी में हम काउंट करवा लेते हैं। काउंट का मतलब क्या है कि कितनी काउंट क्वांटिटी है किसी भी पीसीआर के अंदर वायरस हेपेटाइटिस बी का, कितनी काउंट में, कितनी अमाउंट में मौजूद है। क्वालिटी कंफर्म कर देगा कि मरीज को वायरस है या नहीं है। अब जब हमने मरीज को एक दफा कंफर्म हो गया कि मरीज को हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी के अंदर मौजूद है, देन वी कंसिडर मैनेजमेंट। जो एक्यूट हेपेटाइटिस है उसका ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव है, रेस्ट है, एंटी एमेटिक्स हैं, एंटी वॉमिटिंग की मेडिसिन है, आईवी फ्लूइड्स हैं। हमें एंटी वायरल्स अक्सर नहीं देने पड़ते अगर फल्मिनेंट हेपेटाइटिस ना हो तो। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस मैं थोड़ी देर में डिस्क्राइब करूंगा। हमने इनको मैनेजमेंट में ये भी कहना है कि अल्कोहल इनटेक ना करें, एंड वी विल स्टार्ट दीज पेशेंट्स ऑन एंटी वायरल ट्रीटमेंट। पेग इंटरफेरॉन ये इंजेक्शंस हैं। इसके अलावा मेडिसिन एंटाकावेर, टिनोफोविर एटसेट्रा दिए जा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल आंसर यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें।